दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की। अब होता क्या दोस्तों, मान लीजिए कि आपने कोई खर्चा आज की डेट में करना है तो वो आप बड़े आसानी से डिसीजन ले लेंगे क्योंकि आपको पता है कि इसमें दो ऑप्शन है। लेट्स सी, अब जैसे मान लीजिए आपने कोई कार परचेज करनी है। अब उस कार के अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, कार ए या कार बी। अब कार ए के अंदर क्या है, आपको पता है वो 25 लाख रुपए की आ रही है और वही सारे फीचर्स वाली कार कार बी आ रही है जो कि 22 लाख में अवेलेबल है। तो आप क्या करेंगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप बड़े सिंपली जाके 22 लाख वाली कार परचेज करके आ जाएंगे, ऑप्शन बी को ऑप्ट कर लेंगे। पर वहीं जब आपको इशू कहाँ आता है, मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना है जिसके आउटफ्लो फ्यूचर में आने हैं, जिसके कैश फ्लोज जो है वो फ्यूचर में आने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने मान लीजिए एक डिसीजन लेना है कि हम हाउस परचेज करें या हाउस रेंट पे लें। तो ऐसे केस में दोस्तों क्या होगा कि अगर मान लो वो डिसीजन के दोनों के आउटफ्लो और इनफ्लो, माने कि दोनों ही खर्चे और इनकम आज ही के डेट में होते तो आपके लिए बहुत इजी होता है ये डिसीजन लेना। क्योंकि आप क्या करते कि घर खरीदने में जो जो खर्चा आ रहा है उसको एक शीट पे लिखते और घर रेंट पे लेने में जो खर्चा आ रहा है उसे दूसरी शीट पे लिखते। तो ऐसे केस में आप दोनों में से जो खर्चा कम आता है जिसमें उसे ऑप्ट कर लेते। पर इशू कहाँ आता है, जब आपको ये खर्चा फ्यूचर में करना है। क्योंकि हाउस को रेंट पे लेने का डिसीजन एक साल का नहीं है, ना ही कोई हाउस परचेज करने का डिसीजन एक साल का है। ये आने वाले लेट्स सी हमने एक बजटेड एग्जांपल से लिया जिसमें हमने 25 साल का बजट लगाया। हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि हम 25 साल के लिए घर को रखेंगे और उसमें देखेंगे कितना हमारा खर्चा आता है और इनकम आती है। और वहीं 25 साल के लिए हम एक रेंट पे घर लेंगे, उसमें हम देखेंगे क्या हमारे खर्चे आते हैं माने आउटफ्लोस और क्या हमारी इनकम आती है माने इनफ्लोस। तो ऐसे केस में हम दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे जिसमें खर्चा ज्यादा आता है उसे हम ऑप्ट नहीं करेंगे, दूसरे को ऑप्ट कर लेंगे। पर अब इशू यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे फ्यूचर में कैश देना है, हमने आज ही में कैश नहीं देना है। तो ऐसे केस में फाइनेंशियल डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर वहीं अगर आपने जब कार की बात करी थी तो कार के लिए आपका डिसीजन लेना बहुत ही आसान था। आप देखेंगे कि दो सिमिलर कार हैं जिसमें सेम फीचर्स हैं, तो उसमें जिसमें कम खर्चा आएगा बड़ी जल्दी उसको ऑप्ट करके डिसीजन अपना ले लेंगे। तो वो एक बहुत ही ईजी डिसीजन है। बट ये थोड़े हेफ्टी डिसीजन होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है। और ऊपर से इसके अंदर ये भी है कि फ्यूचर में आपको पेमेंट देनी है, आज ही की डेट में नहीं देनी है। अब आप इसके अंदर जो मैं आपको एग्जांपल से शुरू कर रहा हूं, तो आप इसमें अच्छा ये होगा कि इसको समझने से पहले आप मेरी ये वीडियो की सीरीज है टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे, उसको मैं कमेंट में मेंशन कर दे रहा हूं, आप उसे जरूर देखिए। वरना आपके लिए समझना है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी और फ्यूचर में जो आपके कैश फ्लोज है वो इन्वॉल्व है। तो वो कंसेप्ट को मैंने क्लियरली इन वीडियोस में दिखा रखा है जो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब होता क्या है, जब हम यहाँ पे बाय का डिसीजन ऑप्ट कर रहे हैं और इधर एक रेंट का डिसीजन ऑप्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में दोस्तों हमें दोनों डिसीजन लेते वक्त हमें सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसका मैंने आपको बताया, वीडियो में लिंक मेंशन कर रहा हूँ कमेंट में दूसरे वीडियोस के लिए, तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व होती है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपने आज कोई खर्चा करना है या आज अगर आपको कोई इनकम रिसीव होनी है तो उसकी वैल्यू आपके लिए 1 रुपए की 1 रुपए ही है। मान लीजिए अगर आप 1 रुपया आज खर्चना चाहते हैं तो वो आपको 1 रुपए ही कॉस्ट करेगा। पर वहीं अगर आपको कोई कहता है कि जी आप 1 रुपया आज ना दीजिए, साल बाद दीजिए, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है कि आप उसको साल बाद दें। क्योंकि इस साल के दौरान आप उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा लेंगे 1 रुपए के ऊपर, और साथ ही आपका जब खर्चा अगले साल आएगा तो आपका खर्चा बहुत कम पड़ेगा आपको, क्योंकि आप उसमें से 1 रुपया तो आपका अगले साल खर्चा आएगा और उसमें से आपको 10 पैसे का इंटरेस्ट जो आपने इनकम जनरेट करनी है उसको काट के जब आप देखेंगे तो आपको टेक्निकली 90 पैसे का खर्चा पड़ रहा है वो। ठीक उसी प्रकार अगर आपको कोई बोलता है कि हम आपको 1 रुपया अभी आपसे ना लेके आने वाले 2 साल बाद लेंगे, तो आप क्या करेंगे, उस 1 रुपए को बैंक में डिपॉजिट कर देंगे और आप 2 साल का आपको उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। उस इंटरेस्ट की आपके पास 2 साल की इनकम आ जाएगी, फिर वो आप खर्चा करेंगे। तो जब आप अपने बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपके पास खर्चा एक्चुअल में 1 रुपया ना होके 82 पैसे का खर्चा हो रहा है, क्योंकि 2 साल के लिए आपने उस 1 रुपए पे इंटरेस्ट कमा लिया जो कि 18 पैसे है। तो ये होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपको 1 रुपए का खर्चा आज करना है तो वो 1 रुपए का खर्चा आपके लिए 1 रुपया पड़ रहा है। पर वही खर्चा अगर आपको कोई बोलता है कि साल बाद हमें आप 1 रुपये दे देना बजाय कि आज देने के, तो वह आपके लिए 90 पैसे है। ठीक उसी प्रकार 2 साल बाद अगर आप 1 रुपया किसी को देना चाहते हैं वो आपके लिए 82 पैसा कॉस्ट कर रहा है, क्योंकि इस दौरान आपने उस पैसे को अपने पास रख के उस पर इंटरेस्ट कमा लिया। तो नेट करके जब आप अपने
P&L प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर देखेंगे तो आपको खर्चा सिर्फ 82 पैसे का पड़ रहा है। तो ये जो आप इसके ऊपर देख रहे हैं कि 1 रुपए की वैल्यू आज आपके लिए 1 रुपया है और अगले साल वो 10 पैसे इंटरेस्ट काट के 90 पैसा के आपको कॉस्ट कर रहा है और उससे अगले साल आपको 82 पैसे कॉस्ट कर रहा है। ये सब जो आप निकाल रहे हैं ये आप 10% रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर निकाल रहे हैं। हालांकि मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं जिससे आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, पर फिर भी आप इस सीरीज को जरूर देख जो जो मैंने मेंशन करी है कमेंट के अंदर। तो अब इसमें क्या है कि ये आप 10% के ऊपर इसको पैसे को डिस्काउंट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास एक बिजनेस चल रहा है जहां अगर आप ये पैसा लगाते तो आपको 10% की रिटर्न प्राप्त होती। वहीं अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर आपको 20% की अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाता, मतलब 20% की आपको रिटर्न मिल जाती उस बिजनेस से, तो आप इसे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आपको पता था कि 1 रुपया मैं अपने उस धंधे में लगा दूंगा तो साल बाद मेरे को 20% की रिटर्न मिलके यहाँ पे 90 पैसे की जगह 80 पैसे मेरी कॉस्ट पड़ जाएगी उस अमाउंट के लिए। मतलब अगर मैं खर्चा करता हूं तो माने कि मान लीजिए 1 रुपया तो आप आज खर्च रहे हैं, पर अगर आपको साल बाद वही 1 रुपया खर्चना है तो आप मानेंगे कि 20% के हिसाब से अपने ही धंधे में आप इन्वेस्ट कर देंगे तो उससे आप 20 पैसे कमा लेंगे। तो अगले साल टेक्निकली यही पैसा आपका 80 पैसा खर्चा देके जा रहा है। तो ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इंसान टू इंसान वेरी करती है। अब जिस बंदे की सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी उसकी सबसे ज्यादा यहाँ पे हम परसेंटेज रखेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि उस बंदे के पास कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है मैक्सिमम रिटर्न कमाने की, तो वो उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर अपने वैल्यू को डिस्काउंट करता है, अपने रुपए को डिस्काउंट करता है, अपने पैसे को डिस्काउंट करता है। कि मान लीजिए मैंने इसको 1 रुपए को आपको आज ना देके साल बाद दे रहा हूं, तो साल बाद टेक्निकली मैं 1 रुपए के ऊपर 10% की रिटर्न कमा के, तो 1 रुपया तो आपको दे रहा हूं, माइनस में 10% का जो मेरे को इंटरेस्ट मिल चुका है उसी पैसे पे, तो नेट ऑफ करके मुझे आपको टेक्निकली 90 पैसे ही देने हैं। इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये जरूर आप देखिएगा इस सीरीज में। तो ये आपको मेरे को बेस समझाना था। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहते हैं इसे, मतलब रुपए का जो वैल्यू घटती जाती है, रुपए की जो वैल्यू हमारी आने वाले सालों में है। जैसे पहले साल में हमारे लिए रुपए की वैल्यू 10% पे डिस्काउंट करके 90 पैसे है, दूसरे साल में उसकी वैल्यू 82 पैसे है, तीसरे साल में 75 पैसे है, चौथे साल में 68 पैसे है। इस तरीके से हम डिसीजन लेते हैं। अब होता क्या दोस्तों, किसी भी दो डिसीजन को लेते वक्त हम बेस में पहले खर्चे डाल लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे बाय अ हाउस की बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो डिसीजन ले रहे हैं हम, हमारे पास आज 50 लाख रुपए आज की डेट में पड़ा हुआ है, तो मैंने उसके बेस पर डिसीजन लिया है। तो ऑप्शन ए में मैं क्या करता हूं, बाय के कैश फ्लोस और इनफ्लोस को इवेल्युएट कर लेता हूं। उसमें 50 लाख रुपए का खर्चा तो मेरा डलता है आज की साल में, ईयर 0 मतलब अभी की डेट में, आज की डेट में 50 लाख रुपए का मैं घर परचेज कर लेता हूं। उसके बाद आने वाले हर साल में ये मेरे खर्चे आ रहे हैं हाउस टैक्सेस के, वाटर टैक्सेस के, और आपका जो म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं और जो भी गवर्नमेंट फीस है, इन सबका टोटल है। ये मैंने अज्यूम किया है, जो कि एवरेज रेट आज की डेट में चल रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर, वो 2000 रुपए एक घर का खर्चा आ जाता है टैक्सेस में। तो इसको मैंने हर साल में 2% के हिसाब से इन्फ्लेट करके दिखाया कि अगले साल 2% कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार रिवाइज करती रहती है अपने रेट जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, उससे अगले साल मेरा 2% और बढ़ जाएगा खर्चा। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे अज्यूम करा है कि जो 2000 का खर्चा मेरा पहले साल आ रहा था वो दूसरे साल में 2040 है, तीसरे साल में 2081 है। ये फाइनेंस के अंदर ये कंसेप्ट चलता है कि हम इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, या एक जो हमने पास्ट ट्रेंड देखते हैं कि पास्ट ट्रेंड में कैसे परफॉर्म करा है उस खर्चे ने। अब मैंने यहाँ पे जो खर्चा 2% का अज्यूम करा है वो ट्रेंड ऐसे लिया है कि पिछले सालों का एनालाइज करा था, तो मैंने 2% की जो है गवर्नमेंट के टैक्सेस की कॉस्ट बढ़ रही है। तो इस तरीके से मैंने हर साल का 2% का एक फेयर इंक्रीमेंट इन एक्सपेंसेस डाल के चल दिया है। तो ऐसे करके 25 सालों में ये सारे एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक उसी प्रकार क्या होगा कि 25 साल बाद मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैं उस दिन तक इवेल्युएट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को 25 साल के लिए इवेल्युएट करना है। मैं मानता हूं कि मैं 25 साल तक ये घर चलाऊंगा जो मैं परचेस करने जा रहा हूं, उसके बाद ये घर को सेल कर दूंगा। तो 25 साल बाद मैंने इस घर की सेल दिखाई है, जो कि मेरी 2,53,00,000 की बिकेगा ये घर उस समय। अब ये क्या होता है कि एक हाउस प्राइस इंडेक्स है जो पिछले सालों में परफॉर्म करा है। ये क्या होता है, प्रॉपर्टी के अंदर जो जो बदलाव आए हैं तो उसके बेस पे एस्टिमेट मैंने निकाला है कि आने वाले समय में हाउस प्राइस इंडेक्स कैसे परफॉर्म करेगा। 7% पे अप्रिशिएट करा प्रॉपर्टी की वैल्यू को,
क्योंकि हर साल आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है, कई सालों में डिप्रिशिएट भी होती है, तो उसका एक एवरेज निकल जाता है आने वाले सालों के लिए। तो वो मैंने 7% का एवरेज एस्टिमेट करा है कि 7% से मेरी जो हाउस की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। तो होता क्या दोस्तों, जैसे आज मैं इसको इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये 50 लाख मैंने इन्वेस्ट करे, तो अगले साल उस पर 3.5 लाख बढ़ गए, उससे अगले साल इसकी वैल्यू 3,74,500 से रेज हुई। इस तरीके से हर साल प्रॉपर्टी की वैल्यू रेज हो रही है। तो रेज होके ये मेरी वैल्यू प्रॉपर्टी की एक्यूमुलेट हो रही है, ये मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू एज ऑफ ईयर एंड निकल रही है कि इस दिन पे मेरी ये वैल्यू होगी। तो जब मैं इसे एस्टिमेट करता हूं दोस्तों, तो 25 साल बाद इसकी वैल्यू निकलती है 2,53,61,837 रुपए। तो इसको मैं सेल दिखा रहा हूं 25वें साल के एंड में, कि 25 साल का जब एंड होगा तो उस समय मैं इस प्रॉपर्टी को सेल कर दूंगा 2,53,00,000 में। अब होता क्या है कि टैक्स के अंदर, जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर कई हमारी प्लानिंग होती है, जिसके तहत हम इस सेल ऑफ हाउस के ऊपर कैपिटल गेन जो भी आएगा उसको हम बचा सकते हैं। तो वो बचा के मैंने प्लान के हिसाब से ही इसे दिखाया हुआ है कि इतना मेरा ये टैक्स फ्री हो जाएगा सेल। तो ये मेरे को दोस्तों 2,53,00,000 रुपया कैश जो रिसीव होगा सेल करके हाउस को। तो ये मेरे सारे इनफ्लोस और आउटफ्लोस थे। पहले मेरा आउटफ्लो था 50 लाख रुपए का, जो मेरा घर पर चेस करने पे आया, और उसके बाद मेरा ये 2,000 लगभग 2,000 से 2,500 के बीच में जो रेंज कर रहा है, 3,000 के बीच में, ये मेरा एनुअल गवर्नमेंट फीस थी जो सरकार को हमारे खर्चे जाते हैं, वाटर टैक्सेस, हाउस टैक्सेस, ये वो है। उसके बाद इनको हम टोटल कर लेते हैं, उसके बाद आता है सेल ऑफ हाउस। तो ये सबको टोटल करके ये मेरा टोटल कैश फ्लोज आ रहा है ईयर एंड पे, हम इनको टोटल कर लेंगे। ये देखिए आप, ये 50 लाख यहाँ आ गया, ये 2,000, ये इस तरीके से सारे टोटल कैश फ्लोज हमारे पूरे 25 सालों के आ गए। अब ये 25वें साल में मेरा टैक्स इतना गया, और 25वें ही साल में मेरा सेल ऑफ हाउस हुआ। यहां पे मैं 25 मेंशन कर रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये 2,53,00,000 का मेरा सेल हुआ। तो ये मेरा टेक्निकली ये नेट है 2,53,58,000। तो दोस्तों ये मेरे कैश फ्लोस आ गए हर साल के एंड पे मेरा क्या क्या कैश फ्लो हो रहा है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं जो मेरे रुपए की वैल्यू है, जो कि मैंने आपको समझाया है इस वीडियो में भी, थोड़ा बेसिक समझाया, और वो जो मैंने पिंड कमेंट में आपको बताया वहां से जरूर देखिएगा, वहां से आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी ये कैसे काम करता है। तो 1 रुपए की वैल्यू आज मेरे लिए 1 रुपया है, तो 50 लाख रुपए का खर्चा मेरा 50 लाख ही है। अगले साल चूंकि मेरी 1 रुपए की वैल्यू 90 पैसा है, तो अगले साल मेरा खर्चा 2,000 रुपए तो दिए, पर एक्चुअल में मेरा खर्चा आया 1,818 रुपया। तो ठीक उसी हिसाब से जब सेकंड ईयर एंड पे मैं अपने 2,040 को डिस्काउंट करता हूं तो 1,685 का खर्चा आ रहा है। इस तरीके से दोस्तों देखेंगे तो आपका खर्चा घटता जा रहा है, क्योंकि आपके लिए रुपए की वैल्यू घटती जा रही है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 25th ईयर जो एंड पे हमारा कैश फ्लो आ रहा है वो 2,53,61,000 का जो मेरा हाउस सेल हुआ है, उसका एक्चुअल में सेल हो गया मुझे 2.5 करोड़ ना मिलके, मतलब 2,53,00,000 ना मिलके मुझे 25 लाख मिल रहा है, क्योंकि उस समय मेरे लिए रुपए की वैल्यू सिर्फ 10 पैसा है। तो दोस्तों ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट, जिसके बेस पे आप अपने सारे आने वाले सालों के कैश फ्लोस को डिस्काउंट कर लेते हैं। डिस्काउंट करने के बाद आप देखते हैं कि मेरा नेट खर्चा क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे इस ऑप्शन के अंदर मेरा जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 24,46,000 रुपए। ये मेरा खर्चा हुआ अगले 25 सालों में एक हाउस को रख के, उसको होल्ड करके, और बाद में उसको सेल करके जो मुझे रिसीट्स मिली, ये सब काट पीट के नक्की मुझे जो खर्चा पड़ा वो पड़ा 24,46,000 रुपए का। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपना रेंट का ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो सेम ही है जो हमारा उसके केस में था, बय के केस में, क्योंकि हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10% ही है, वो सेम ही रहेगा। तो इसमें रुपए की वैल्यू आज रुपए है, अगले साल 90 पैसे, उससे अगले साल 82 पैसे, तो ये वैसे ही चलेगी। और इसके बाद हमने क्या कर रखा है, रेंट कंसिडर कर रखा है, जो हम एनुअल रेंट देंगे लैंडलॉर्ड को। तो इसमें क्या दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि रेंट हर साल 2-2% से बढ़ रहा है। ये हमने कॉस्ट कंसिडर कर रखी है कि जो हमारा लैंडलॉर्ड है हर साल रेंट को रिवाइज करेगा, और उसमें हमने एक महंगाई का जो पीछे ट्रेंड रहा है तो उस हिसाब से देखा है, तो 2% के हिसाब से हमने एक जेन्युइन साइज को रेज दिया है आए साल। और इसमें आप देखेंगे कि हमने 10% का टैक्स की छूट दे रखी है, जो कि हमें बेनिफिट मिल रहा है टैक्स के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, मान लो कि पहले साल हमारा 1,20,000 का रेंट तय हुआ, और उसमें से मैं बोलता हूं कि ये 1,20,000 का रेंट जब हमारा तय होता है तो उस पर हमें
ऑलमोस्ट एक एवरेज रेट निकाला हमने कि हाउस रेंट अलाउंस की है, एग्जम्पशन मिल जाती है जो कि 12,000 है, तो 10% के हिसाब से 12,000 आई, तो नेट खर्चा तो मेरे को 1,08,000 का पड़ा। अगर मैंने ये खर्चा ना करा होता रेंट का तो मुझे एचआरए ना मिलता। अब जो कि मुझे एचआरए का बेनिफिट मिल रहा है तो उसकी वजह से मुझे टैक्स का एक बेनिफिट मिल रहा है, जिससे कि मेरा टैक्स रिड्यूस हो रहा है। अगर मैं एचआरए क्लेम ना करता, अगर मैं रेंट ना पे करता तो डेफिनेटली एचआरए क्लेम ना होता, और एचआरए क्लेम ना होता तो मेरा टैक्स की जो लायबिलिटी आती है वो 12,000 से ज़्यादा आती। अब चूंकि मैंने रेंट को क्लेम कर लिया है तो मेरे को टैक्स की लायबिलिटी 12,000 का बेनिफिट मिल रहा है उसमें, टैक्स की लायबिलिटी में। तो जहां मेरा 1,20,000 रुपये का रेंट जा रहा है वहीं मेरे को 12,000 की छूट मिल रही है टैक्स की, इसी रेंट की वजह से। तो नेट करके खर्चा तो मेरे को 1,08,000 पड़ गया। तो इसी तरीके से हर साल का मेरा 10-10% से मैं टैक्स का बेनिफिट लेता जाऊंगा। और अब खर्चा चूंकि यहां पे 1,08,000 जा रहा है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, बेस खर्चा जो कि 1,08,000 था इनटू में 1.02, माने महंगाई के हिसाब से उसको रेस कर दिया, तो देख लीजिए 1,10,160 रुपए खर्चा आ गया। तो ये सारा हर साल 2-2% से इंक्रीज हो रहा है खर्चा, और 10-10% का मैंने इस पर टैक्स बेनिफिट ले रखा है जो कि मुझे क्लेम मिल रहा है। तो ये तो मेरे नेगेटिव कैश फ्लोज हो गए जो कि मेरे आएंगे रेंट के। अब दोस्तों क्या हुआ कि मैंने 50 लाख रुपए का घर ना खरीद के, तो वो 50 लाख रुपए मेरे पास बच गया, तो उस 50 लाख को मैं क्या करूंगा, मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगा आज की डेट में। तो जब 50 लाख रुपए को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो यहां पे हम कर रहे हैं 12% फंड के अंदर। हम यहां पे अज्यूम कर रहे हैं कि ये टैक्स फ्री है। तो अगर हम 50 लाख रुपए को आज इन्वेस्ट करते हैं, वो हर साल 12-12% से रेज होता जाएगा, और रेज होके जब 25 साल एंड होंगे तो वहां से उस फंड से हमें रिटर्न मिलेगा उस 50 लाख के बदले में 7,58,00,000 रुपए, जो कि उस समय के 1 रुपए की वैल्यू है 10 पैसा। तो 10 पैसे के हिसाब से इसको जो मेरे को नेट प्रेजेंट वैल्यू पे ला के देखेंगे तो ये मेरे को मिल रहा है 75 लाख रुपए पे। तो यहाँ पे हमने कैश फ्लो में जो कंसिडर करा है वो हमने सारे हर साल का इंक्रीमेंट करके कंसिडर नहीं करा है, बल्कि हमने सिर्फ एक इनिशियल जो हमारा 50 लाख रुपए गया उसको कंसिडर करा है टोटल कैश फ्लोज में, और हर साल हमने बाकी रेंट कंसिडर करा सिर्फ। और जब हमारा पूरा टेन्योर 25 साल का एंड हो जाता है तो वहां जाके हमने इसकी जो हमें इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो रही है वो कंसिडर करी है, जो कि उस समय हो रही है हमें 7,58,00,000। तो अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो वो आ रही है 77 लाख रुपए, क्योंकि 10 पैसे उसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। तो जब 7,58,00,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 पैसे से तो ये जाके 77 लाख रुपए बन के आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे में आप देखेंगे कि आपका जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकली है इन कैश फ्लोज की, वो निकली है 15,75,000। माने सब कुछ खर्चा काटने के बाद मुझे 15,75,000 का बल्कि बेनिफिट देके जा रहा है रेंट ऑप्शन। वहीं जब मैं इसको बाय करने का डिसीजन ले रहा था तो मेरे नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही थी 24,46,000। माने कि जो मेरा इसमें आ रहा है 15,75,000 का नेट बेनिफिट आता है अगर मैं रेंट ऑप्शन को ऑप्ट करता हूं, तो वहीं मेरा जब मैं बाय ऑप्शन को ऑप्ट करता हूं मेरा आता है 24,46,000 का नेगेटिव में। मतलब कि मेरा खर्चा बढ़ रहा है, मतलब कि मेरे घर से 24,46,000 रुपए जा रहे हैं। पर यही अगर मैं रेंट को ऑप्ट करता हूं तो मेरे को 15,75,000 की बल्कि इनकम जनरेट करके देके जा रहा है नेट वैल्यू में। एक्चुअल में होता है क्या दोस्तों, हम किसी भी दो ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं किसी भी फाइनेंस डिसीजन में। तो अब हम करते क्या है कि अब जैसे हम पहले ऑप्शन ए देखते हैं कि उसमें मेरे को टोटल खर्चा कितना पड़ रहा है ओवर द ईयर्स और उसकी इनकम कितनी जनरेट हो रही है उसी ऑप्शन को ऑप्ट करने से। तो फिर हम नेट देख लेते हैं कि हमें नेट में उसमें नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव में आ रहा है। अगर तो नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमारे को खर्चा पड़ रहा है। अब जैसे मान लो इसके अंदर हमने इस ऑप्शन में बाय वाले ऑप्शन में 50 लाख का एक नेगेटिव गया, फिर 1,800 1,600 इस तरीके से सारे नेगेटिव गए, अंत में जाके 25 लाख रुपए की रिकवरी आई। तो देखा जाए तो खर्चे तो हुए तकरीबन 50 लाख के आसपास और उसमें से रिकवरी आ रही है 25 लाख की। तो मोटा मोटा इसमें 24 लाख का मुझे खर्चा पड़ रहा है। वहीं जब मैं रेंट की बात कर रहा हूँ, रेंट के ऑप्शन में जो कि मेरा ऑप्शन बी है, तो उसमें जब मैं देखता हूँ तो 50 लाख रुपए नेगेटिव है, फिर 98,000, फिर 91, इस तरीके से नेगेटिव जा रहा है हर समय। पर इसमें एंड में 77 लाख की रिकवरी आ जाती है जो कि मेरे खर्चों को ओवरकम करके और उससे एक्सीड करके तो मेरे को 15,75,000 का नेट बेनिफिट छोड़ के चली जाती है। तो दोस्तों ये तरीका होता है किसी भी डिसीजन को लेने का। हम दोनों ऑप्शन के इनकम्स और नेगेटिव्स
इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो जो नेट करके हमें उससे उस डिसीजन का आउटकम मिलता है, वो भले नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, फिर उन दोनों डिसीजन को हम कंपेयर करते हैं। जो कि यहाँ पे 15,75,000 पॉजिटिव में आ रहा है रेंट के केस में, और 24,46,000 आ रहा है नेगेटिव में बाय के केस में। तो इन दोनों को कंसिडर करके हमें पता लगा कि हमें ऑप्शन जो ऑप्ट करना है वो रेंट का करना है। तो रेंट के ऑप्शन में हमें 15 लाख का बेनिफिट है, वहीं हम बाय करते हैं तो बाय के डिसीजन में हमें 24 लाख रुपए का घाटा हो रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से डिसीजन लिया जाता है कोई भी फाइनेंस का। हम पहले दोनों ऑप्शन के, जो हमारे पास ऑप्शन है डिसीजन लेने में, उन दोनों ऑप्शन के कंपैरिजन करते हैं। कैसे? हर दोनों ऑप्शन में हम नेट कैश फ्लोज देख लेते हैं हमारे कितने बन रहे हैं। उस नेट कैश फ्लोज को, जो फ्यूचर में कैश फ्लो आने वाले हैं, उसको हम आज की डेट में लाते हैं। उसको फ्यूचर से आज की डेट में लाने को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक, जिसके थ्रू हम उनके कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं आज की वैल्यू पे। क्योंकि डिसीजन हमने अभी लेना है, हमने अपनी जो इन्वेस्टमेंट अड़ानी है, या एक हमने कोई जो दृढ़ डिसीजन लेना है वो आज लेना है, हमने फ्यूचर के डेट में नहीं लेना है। क्योंकि अगर एक बार ले ले तो इरिवर्सिबल होगा। इसीलिए हम उसके फ्यूचर में आने वाले प्रभाव को देख लेते हैं, कि माप रहे हैं कि फ्यूचर में क्या क्या इसके हमारे को खामियाजे होंगे, या क्या क्या हमारे इसको पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स भुगतने पड़ेंगे इस डिसीजन को लेने से। तो उसको इवेल्युएट कर लेते हैं हम, फ्यूचर के कैश फ्लोस को फ्यूचर से उठा के आज पे लाते हैं। वो इस तरीके से लाते हैं, ये देखिए, इस डिस्काउंटिंग फैक्टर से। क्योंकि अब फ्यूचर में मिलना तो मेरे को फ्यूचर में 2.5 करोड़ है, पर अगर उसको मैं आज की डेट में लेके आ रहा हूं तो 10 पैसे पे लेके आ रहा हूं, तो इसको नेट करके देखूं तो मुझे 25 लाख रुपए ही बेनिफिट हो रहा है। वो 2.5 करोड़ बेनिफिट हो नहीं रहा है, क्योंकि उस समय मेरे लिए 1 रुपए की वैल्यू कम होगी। तो इस तरीके से हम फ्यूचर के कैश फ्लोज को आज की डेट में लेके आ जाते हैं, और फिर हम उसकी नेट वैल्यू निकालते हैं। उस नेट वैल्यू को कंपैरिजन करते हैं। अब 24 लाख यहाँ पे घाटा है और 15 लाख यहाँ पे मुनाफा है, तो मैं 15 को ऑप्ट कर लूंगा। तो फिर उसको डिसीजन को इस तरीके से इवेल्युएट करके हम ऑप्ट कर लेते हैं जिसमें हमें बेनिफिट ज्यादा हो। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, नेट बेनिफिट ऑफ रेंट ओवर बाय डिसीजन। तो ये आप देखेंगे अभी ये 40 लाख कैसे हो गया। देखिए 15 लाख जो मेरा 15,75,000 जो मेरा इनकम आई, और जो मेरा खर्चा बच गया जो कि 24,46,000 था, इनको मिला के बनता है 40,21,000। तो मेरे को नेट बेनिफिट रेंट को ऑप्ट करने में 40,21,000 का है। तो ये तरीका है दोस्तों किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेने का। सिंपली दोनों के आउटकम्स देखो, उन आउटकम्स को फ्यूचर से आज की डेट पे वैल्यू करके लाओ डिस्काउंट करके, फिर उनका नेट देखो क्या बनता है, और जो आज के नेट में होगा, जो बेनिफिशियल डिसीजन होगा फाइनेंशियली, जिसमें हमारे को, जो हमारा कैश को कम नुकसान पहुंचाएगा, हमारे को बेनिफिट ज्यादा पहुंचाएगा, मैं उसे ऑप्ट कर लूंगा। दैट्स इट, थैंक यू। दोस्तों अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोग का भी बेनिफिट हो सके। और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके के और भी वीडियोस बनाने का। थैंक यू।